आवाज आ रही है मेरी मैम सबको? यस मैम, जी यस मैम, मैम। बिल्कुल। ओके। तो नमस्ते नेचर सभी को, मेरा नाम ममता चौहान है। और चलिए थोड़ी सी मैं अपने ना पास्ट के बारे में, मतलब मेरे बचपन के बारे में बताती हूँ। मैं बचपन से ही ना थोड़ी चुलबुली टाइप की, और हंसने हंसाने में बिलीव रखने वाली। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती थी मैं पहले। मेरा ऐसा कुछ ड्रीम या कुछ ऐसा कुछ बड़ी चीजें नहीं थी मेरे पास, बच के आज की हंसी ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। मैं मतलब पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट थी, ना कभी डाउन हुआ ना कभी बहुत बेस्ट रहे। नॉर्मल सी लाइफ चलती थी मेरी, बहुत अच्छा खासा था, ठीक ठीक ठाक सब था। ऐसे कोई सपने नहीं थे कि मुझे फर्स्ट आना है और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रह के मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी थी। हम मैं और मेरी बहन, हम दो ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे पूरे खानदान में, हम जैसे चाचा ताऊ के होते हैं ना, हम 10-12 बहनें हैं। सिर्फ हम दो ही ऐसे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई हमने 12th ग्रेजुएशन की है। वरना और कोई मेरी बहन ऐसी नहीं है जिसने 10th क्रॉस की हो। बाकी हम दोनों ही हैं जो शहर में रहते थे, दिल्ली में। बाकी सारे थे तो वो भी शहरों में ही थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पढ़ने लिखने पे, या उनके पेरेंट्स जो मेरे चाचा वगैरह थे उनके पेरेंट्स जो वो लड़कियों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस, या लड़कियों के करियर में बहुत ज्यादा फोकस वाले लोग नहीं थे। और हमारे जो मम्मी पापा थे वो चाहते थे कि उनकी लड़कियां पढ़ें और कुछ करें आगे लाइफ में। तो मम्मी को शुरू से ही शौक था कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि मेरी मम्मी को पढ़ने का बहुत बहुत क्रेज था और वो नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरे मतलब मम्मी के जमाने में तो लड़कियां स्कूल भी नहीं जाया करती थी। लेकिन मम्मी को बहुत क्रेज था, वो बिना पढ़े भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन और टेबल, और उन्हें रीडिंग भी आती थी। वो मतलब इतनी अमेजिंग थी, उन्होंने ही हमें सिखाया सब कुछ, जबकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी। तो उन्होंने हमेशा से यही देखा कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हम हमेशा पढ़े, उन्होंने हमारी पढ़ाई कभी नहीं रोकी। हंसती खेलती जिंदगी चल रही थी मेरी। ना कोई सपना था ना कुछ था, बस ये था कि हाँ, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। इसलिए पढ़ाई होती थी मेरी तो बस, कि चलो कुछ कर लेंगे। तो पहले था टीचर बनने का। मतलब जब ट्वेल्थ ट्वेल्थ हो गई उसके बाद सोचा कि चलो टीचिंग लाइन बेस्ट है, ये करते हैं। तो एक बार मौका भी मिला था। मेरे मामा थे, कुछ राजनीति वगैरह में थे, उन्होंने कहा था कि तू अपनी बीएड का फॉर्म भर दे और खाली अपना नंबर मुझे बता दियो, और तेरी बीएड कंप्लीट करा दूंगा मैं। लेकिन ना शुरू से ही थोड़ा देशभक्त और ईमानदार ये वाली चीजें ज्यादा थी मन में था। तो मैंने उन सर को भी बताया कि ऐसे ऐसे मुझे एक लेडीज मिली थी, मतलब लड़की मिली थी, वो मेरे को ऐसे बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मिल लेते उनसे, प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात कर लेते मैंने कहा सर वो छोटी सी लड़की है, वो क्या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेगी, अभी तो उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है हाँ, मैंने यही बोला था उनसे, मैंने कहा अभी तो छोटा स्टूडेंट धमाका। है छोटा धमाका मिल गया आपको। हाँ। मैंने एक्चुअली तो उन्होंने कहा था कि जरूरी थोड़ा ना है वही लेंगे, हो सकता है उनके पेरेंट्स लें, कोई भी हो, शादी में गिफ्ट देते हैं लड़कियों को प्रॉपर्टी, किसी भी तरह से मिल लो, क्या हो गया, आपको एक रिलेशन ही तो बनाना है। फिर मैंने दिमाग में आया, मैंने कहा चलो ठीक है, क्या हुआ, मिल लेते हैं, क्या जाता है, अगर कोई अच्छा मिला तो मेरे लिए अच्छा, नहीं तो फिर वैसे भी अच्छा, बुरा तो कुछ नहीं है। फिर मैं कम से कम 2 महीने लग गए थे मुझे इनसे मिलने में। रिक्शे में मिले हुए और पर्सनली मिलने में 2 महीने लगे शायद। काफी टाइम बार बुलाया था इन्होंने मेरे को, तब जाके हम इनसे मिले। तो पता चला यहाँ से ये सब था। तो ट्राई करा, सोचा कि चलो देखते हैं, करके देख लेते हैं। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। और हाँ, वो जो मेरा जो वो हुआ था ना, जो मेरा चुप चुप रहना स्टार्ट हो गया था, और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी। जी हम मैम। आपसे जरूर ये ध्यान रखिएगा, यहीं से बात करेंगे। यहीं हाँ, पर मैं ना पिंकी मैम से भी साइड ऑफ द स्टोरी उनसे ही मुझे जानना है। प्लीज वेलकम पिंकी मैम। 2 महीने कैसे गुजरे और ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था, जरूर से शेयर कीजिए। नमस्ते नेचर एवरीवन। मैं इस जगह मीटिंग में हूँ, बट यहाँ से मैं बोलना चाहूंगी।
पहली बार ये मुझे रिक्शे में मिली, तो पहली बार में तो हमारा एक रिलेशन और नंबर एक्सचेंज हो चुका था। एक एक डेढ़ दो महीना लगा, ठीक है, इन तक पहुंचने में, क्योंकि मैंने इनको मार्ट पे बुलाया था तो ये आई। और आने में जब हम लोग मिलने का प्रोसेस रख रहे थे, तो जब ये आती थी तो मैं नहीं आ पाती थी, और ये मिलने को बुलाती तो मैं नहीं आ पाती थी। मतलब ऐसे चलता था हमारा हाँ कुछ समय तक, क्योंकि मेरी मीटिंग वगैरह रहती थी, टीम ऑलरेडी थी। तो कुछ समय तक तो ऐसा चला, फिर एक दिन पता नहीं क्या सडनली बना, चलो भाई मिलते हैं, तो हस्बैंड के साथ आई थी पहली बार। और फिर हमने इनको थोड़ा सा प्रोवेदा का कुछ बताया, ठीक है, तो मैम ने कुछ समय बाद स्टार्ट किया। और इनकी एक बहुत अच्छी खूबी है जो इन्हें बहुत अच्छा बनाएगी, सबमिशन मोड बहुत अच्छा है हस्बैंड वाइफ का, और बहुत मानती हैं चीजों को। मतलब मुझे एक मेरे जैसा एक वो मिला जो मुझे चाहिए था, एक हीरा जो होता है ना, जैसे आप होते हैं, आपको वैसी डाउनलाइनें मिलती हैं, तो वो चीज मेरे को इनमें नजर आई। एज अ छोटी एज में मैं इनसे जो भी कह दूं, यहाँ तक कि हस्बैंड भी जो भैया हैं, उनको भी जो भी कह दो, जैसे भी कह दो, सेम एज इट इज कर देते हैं। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस इंडस्ट्री में अगर किसी में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो डायमंड है इस इंडस्ट्री का। बाकी तो चेंज करना, निखारना, उसको डायमंड बनाना, ठीक है, उसको एक सिंपल हाउसवाइफ से एक लीडर में कन्वर्ट करना, वो एक लीडर का काम होता है इस इंडस्ट्री में, वो मैं कर दूंगी। बट एक इंसान में जो चीज होनी चाहिए ना, सबमिशन मोड, और हस्बैंड वाइफ में है ये चीज। तो मैं इनको विजुलाइज भी करती हूँ दोनों को इस स्टेज पे एज अ डायमंड, मेरी टीम के डायमंड। और ये वाली बात मैंने थैंक यू। विष्णु भैया को जो पहली बार देखा था, मेरे दिल से आया। मैंने कहा भैया कुछ है आपके अंदर, आप दोनों कमाल कर सकते हैं, पता नहीं क्यों। पहली बार देखा था मैंने उनको। तो वो कहते हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि क्या नाम है, पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा करने के लिए बने हुए हैं, और आप बहुत अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। तो आज भी वो मेरी बातों को मजाक में लेते हैं, करते बहुत अच्छा है बट मजाक में लेते हैं चीजों को। मतलब मैं एक चीज के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ, जैसी मैं थी इस इंडस्ट्री में, मैंने हर चीज को आंख बंद करके फॉलो किया, सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो किया। आपको वैसी आपकी परछाई मिलना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गॉड की, है ना। बाकी तो बड़ा तो करने के लिए वो रेडी है हस्बैंड वाइफ। और इसमें मैं थैंक यू बोलूंगी विष्णु भैया को। मतलब इतने अच्छे बड़े भाई, इतने अच्छे बड़े भाई, भगवान सबको दे, सबको दे, इतने अच्छे हस्बैंड है वो, और इतने अच्छे भाई हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी करने के लिए कह तो हमेशा खड़े हैं। मतलब इतना प्यारे लोगों को मिलना ना, मैं बड़ी ब्लेसिंग समझती हूँ कि आपके साथ में अच्छे लोग हैं। और सच में ब्लेसिंग्स है भाई इस इंडस्ट्री में, तो अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं ना, तो आपके ऊपर एक अलग ही ब्लेसिंग्स है गॉड की, ठीक है। आपके कर्म होंगे जो भी होगा एक्स वाई जेड, बट भगवान का शुक्र है कि मुझे ऐसी टीम मिली। बाकी सच में ये ऐसी लेडी थी, है ना, इरिटेटिंग सा रहना, चिड़े चिड़े से रहना, ठीक है, ये खोए खोए से रहना। एक दिन कैनोपी पे मैंने इन्हें बहुत रुलाया बिठा के, भाई साहब अपलाइन रुला रही है डाउनलाइन को, तो मैंने और बहुत उस कुछ दिन के सीखा बाद है लॉ रोते ऑफ हुए नहीं अट्रैक्शन, देखा बहुत तुमने सारी मुझे। चीजें। उस दिन के बाद क्या? तुमने मुझे रोते हुए देखा नहीं ना। हमें यकीन नहीं आ रहा है मैम हाँ, कि आप मैंने चिड़चिड़े रहते होगे, आप चुप रहते होगे, बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा है इस बात पर। क्योंकि हाँ है ना हमने यकीन वो, करो मैम। हमने तो हंसती मुस्कुराती, और जैसे छोटे बच्चे कूद पड़ते हैं ना कि मुझे ही बताना है, मुझे ही कहना है, बस छोटे बच्चों की तरह आपको देखा है। तो अगर आप ऐसे थे जैसे आप पिंकी मैम बता रहे हैं, तो मतलब सच में आपने तो जिंदगी आपको मिल चुकी है ना। सच बहुत। में मिल गई है। हम्म। हाँ देखो कैनोपी पे बिठा हस्बैंड। के मैंने भी बहुत रुलाया। सोचो अपलाइन रुला रही है डाउनलाइन को बिठा के। वो सीन हम बताएंगे आपको, बट मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रही हूँ, बहुत डीप में बताएंगे कभी। तो मैंने इन्हें इसलिए रुलाया बिठा के कि पहले माफी मांगो अपने उस बच्चे से जिसको आपने आज तक दुखी रखा हुआ है। वाह, अमेजिंग। ये इतना रोए उस चीज को लेके। मैंने कहा रो आप मेरे सामने बैठ के, जितना रोए था रो लो। सच में मतलब मैंने कहा तुम्हारा दिल खोल के रोने का मन है ना, रो लो, बट माफी मांगो उस बच्चे से जिसको आज तक आपने इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, इतना इरिटेट कर रखा है, जो जिंदगी जीना भूल गया है। उसने ऐसे कह दिया, उसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ, उसने ऐसे करा, उसने वैसे करा।
इन सबको भूल के उस बच्चे से माफी मांगो जो आपके साथ रहता है। उस दिन के बाद से इनकी जिंदगी में जो चेंज आया ना, आज हम फोन पे बात करते हैं ना, जब दिन में 10 कॉल करते हैं एक दूसरे को, मतलब इतना खुशी से, इतनी ऐसे जैसे दो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। बिजनेस तो करते ही करते हैं, काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट जब बातें करते हैं ना, शुरू में पहले ही एक दूसरे को कॉल करके ऐसे खुशी से बात करें जैसे दो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अमेजिंग। अपने अपने आप को ना, देखो मैं यहाँ पे कहूंगी, आप सब अभी बहुत बड़े हैं, एज में सब कुछ है, अपने आप को ना एक बच्चा बना के रखिए, अपने अंदर के बच्चे को ना जिंदा रखिए। और अगर आप ये चीज कर पाए ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आप ना जीरो से हीरो बना सकते हैं, क्योंकि ये वाह। क्वालिटी भी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए इस हम्म। इंडस्ट्री में। क्योंकि मुझे भी किसी ने ये सब चीजें सिखाई नहीं थी, मैंने सब सुन सुन के अपने अंदर वो चीजें करी। और आज ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, किसी को जीरो से लेके उसे इस इंडस्ट्री में क्या करना है, कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मैं पूरा प्रॉपर बता सकती हूँ, यहाँ तक कि उसे करवा सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा। एग्जाम्पल हमारे सामने है। हाँ, अभी ऐसे और भी हीरे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी धीरे धीरे आएंगे। बट ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स ये रही कि इस एज में ना आपके लोग बातें माने। पता है कितना कंट्रोल चाहिए होता है अपने ऊपर अपनी बातें मनवाने के लिए, कितना तगड़ा डिसिप्लिन होगा, है ना, कितनी सेक्रीफाइस किए होंगे, क्योंकि आपकी बातें कोई ऐसे नहीं मानेगा। आप में दिखना चाहिए कि हाँ भाई आप कुछ कर रहे हो। तो मुझे ये चीज ना बहुत ब्लेस लगती है अपने ऊपर कि मेरी बात, है ना, मेरे से दुगनी एज के लोग, मेरे से 10 साल 15 साल बड़े लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले का एक संकेत है मेरे लिए कि बेटा तू बनी इसलिए है कि तू बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके, बहुत बड़े बड़े लोग तेरे को सुने, तेरे को समझें। ठीक है, तो ये चीजें हुई मेरे साथ, और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है ममता मैम। हमेशा मैं इनको एक ही चीज बोलती हूँ, गॉड ब्लेस यू एज अ मेंटोर, एज अ अपलाइन। ठीक है, ऑलवेज साथ में हूँ आपके, और मिलके बहुत बड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत बड़े सपने हैं, और हमेशा साथ खड़ी हूँ दिन रात काम करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो ममता मैम, हम तो यही सुनने चाह रहे थे और आप बताने भी लगी थी कि मैं फिर खुश रहने लगी, तो राज हमें पिंकी मैम खोल गई कि जो एक ढक्कन था उन्होंने खोला है आपका। इसलिए आप हमें बच्चे की तरह और इतने खुश दिखते हैं। और जितने भी यहाँ पर सारे लोग हैं, और बाद में भी अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो डिस्टर्ब हो चुका है वैसे, मैं चली गई थी तो बहुत देर तक रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो जितने भी लोग अभी हैं ना, मतलब वो ये इंस्पिरेशन है हमारी ना, ममता मैम तो हमारी इंस्पिरेशन है कि कितने खुश रहते हैं, कितने बच्चे की तरह हैप्पी रहते हैं ये। लेकिन फिर भी हम सब इनके लिए दुआ करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि ये इंस्पिरेशन बने बहुत सारी फीमेल्स की, कि वो इनकी तरह बनना चाहें कि मुझे भी ऐसे ही खुश रहना है, बस हल्का फुल्का रहना है। ये जो अभी बातें हो रही थी ना पिंकी मैम की और इनकी, बस यही बातें करनी है हमें, यहाँ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। साइंस है ये, जब आप हल्के फुल्के रहोगे तब आपका फ्लो इतना बढ़ेगा ना। और आप अपने साथ पता नहीं ये बातें वो ऐसा फोकस, ये कर देना है वो कर देना है, भारी मत बनो। बस हल्के फुल्के हर दिन फ्लो में अपने काम में लगे रहो तो बहुत कुछ कर देंगे। प्लीज वेलकम अगेन ममता मैम, आगे भी कंटिन्यू। हमें बहुत मजा आ रहा है सबको। मतलब जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज वेलकम मैम। तो फिर मैम, जब आप किसी तलाश में रहते हो ना और आपको चीजें नहीं मिल रही होती हैं, है ना, और फिर आपने घर के पैसे भी बहुत बर्बाद कर दिए होते हैं, जिसका आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आपके अंदर से कुछ मन होता है कि यार तूने बहुत खराब कर रखा है। तो इस वजह से, और फिर कुछ घर की भी प्रॉब्लम रहती है, तो ना धीरे धीरे चुप होते 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 मैं इतनी ज्यादा चुप हो गई थी कि मैं लोगों से बात करना, मेरे को नहीं, मैं मेरे सामने जब लोग बैठते थे ना, तो मैं नहीं बात करती थी उनसे कुछ भी, चाहे 1 घंटा हो जाए तो 2 घंटा हो जाए, मैं बोल ही नहीं पाती थी, कुछ कहती ही नहीं थी। और मैं बाद में सोचती थी यार मैंने इससे बात क्यों नहीं करी, इससे कौन सी मेरी लड़ाई हो रखी है।
पता नहीं कुछ ऐसा, मैं अपने आप में खोई खोई सी रहती थी, है ना, चीजों को और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो चीज अपने में दिमाग में चलते रहना, उससे कुछ नहीं कहना, पर अपने दिमाग में वो सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात पूरे एक ना डिप्रेशन टाइप का वो चीजें रहने लगी थी मेरे साथ में, है ना। और चिड़चिड़ापन रहने लगा था बहुत ज्यादा। अ, मेरे को ऐसा लगने लगा था कि सब ना, मतलब मेरे लायक है नहीं कुछ जो मैं कर सकती हूँ। और सच में मैं ना अपने हस्बैंड से थोड़ा ना इमोशनली ज्यादा अटैच हूँ, है ना। उनका उनकी दुख परेशानी मेरे को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे देखना है हमेशा। तो जब वो टेंशन में, और वो भी मेरे को ना अपनी टेंशन कभी नहीं बताते हैं। वो मेरे से कभी मतलब उनकी लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव चल रहा होता है ना उसे शेयर नहीं करते, जो पॉजिटिव चल रहा होता है उसे शेयर करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम बताओ, वो सोचते हैं कि इसको बता के फायदा क्या। तो इसमें ना, अब मेरे दिमाग की सोच देखिए, उनकी इस पॉजिटिव बात को भी मैं नेगेटिव सोचती थी कि यार ये मेरे को उस लायक ही नहीं समझते कि मुझे कुछ बता सके। मतलब जब आप डिप्रेशन में होते हो ना तो आप हर चीज को नेगेटिव ही लेते हो, है ना। तो वो चीज होने लगी थी, इवन मेरी उनसे भी झगड़े होते थे, बार बार होते रहते थे। तो मुझे ऐसा लगने लगा था घर में कि अब इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है नहीं, ये फालतू में इससे क्या बात करनी है, इससे क्यों बोलना है। जबकि वो उस पॉजिटिव वे में सोचते थे कि क्या बताना है, क्यों बताना है इसको, कोई बात नहीं, है ना। तो ये चीजें भी मेरे को ऐसा लगने लगा था, मतलब एकदम से सारा सर पे हैवी। मेरे को खाने में क्या है मेरे को कोई मतलब नहीं था, जिसने जो कह दिया वो बना दिया। कभी अपने मन से ये नहीं कहती थी कि आज ये बना लूं या वो बना लूं। ऐसी पूरी लाइफ ना बिल्कुल खराब सी जा रही थी, बहुत खराब सी जा रही थी। डिप्रेशन इतना हो गया था कि मैं चीजें सामान वामान सब रख के भूल जाती थी। इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था मेरा कि मैं इवन मेरे पैसे भी मैं रख रख के इधर उधर भूल जाती थी। मुझे याद नहीं रहता था मैंने कहाँ रख दिए, कैसे रख दिए। गैस चली छोड़ दी, सब्जी बन गई फिर भी गैस, मुझे ऐसा लगता था मैंने बंद कर दी है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद देखती तो सब्जी ने जलना शुरू कर दिया, मैंने गैस ही बंद नहीं करी। इस हद तक मेरे दिमाग का ना आउट ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया था मेरे दिमाग से। तो ये सब हो गया था, तब फिर इनसे मिली थी तभी ये चल रहा था, है ना। लेकिन फिर इन्होंने शायद, इनको लगा कि तुम्हें जरूरत है उस चीज की, कि तुमने जो जो ये करती हो, जो सोचती हो ये गलत है। पिंकी मैम ने खुद ही इस चीज को ऑब्जर्व किया था, मैंने इन्हें कुछ बताया नहीं था। हाँ, हालांकि थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताती रहती थी कि आज घर में ये हुआ था, इन्होंने ये बोला था, उनने वो बोला था, उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, बताती रहती थी। तो उसी चीज से इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने जो प्रक्रिया करवाई मुझसे, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल था। उस दिन मैं इतना रोई थी कि मेरे आंसू उस कैनोपी से लेकर और घर के रात को 10 बजे तक भी बंद नहीं हुए थे। मैं इतना रोई थी उस दिन, है ना। और मुझे वाकई पे खुद पे तरस आ रहा था कि मैंने करा क्या अपने साथ में। और लेकिन वो दिन और आज का दिन है, मैंने अब देखो लोग भी वही हैं मेरे आसपास, हालात भी वही हैं, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। गली वाले भी वही हैं, सब लोग वही हैं। बस मेरे सोचने का तरीका बदल गया है, इसलिए पहले मैं इन्हीं चीजों से दुखी होती थी और आज इन्हीं चीजों से खुश रहती हूँ। अब मुझे परवाह नहीं होती कोई कुछ भी कहे, मेरे को जो खुश, मेरे को अपनी खुशी खराब नहीं करनी है। अब तो मैं दर्द में भी हंस लेती हूँ। है ना। तो चल रहा था। बाकी ये तो मेरी जर्नी रही। बाकी हम डॉक्टर नेचर में आने के बाद हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, जो आप हो मैम, आप तो सच में गॉड का गिफ्ट ही हो हमारे लिए। बहुत अच्छा है। मेरे घर से मेरे को अब ये पता है, अब पता है मुझे खाने में आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी ये नहीं दिखाई देता मुझे, मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज ये दिखाई देता है कि आज मैंने ये बनाया और इतना बनाया है ना। और मेरे बच्चों को कितनी जरूरत है, मुझे कितनी जरूरत है, उनको क्या खिलाया है मैंने, उसके बाद मुझे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, मेरे अंदर ये ज्ञान आया है। मैं अपने बच्चों को पहले जो चीजें, अब मेरे को पहले उतना नहीं समझ में आता था क्योंकि हम पुरानी बातें, पता है, ये हमारे ना देश की थोड़ी बहुत कमजोरी कहूँ या कुछ भी कहूँ, हम अपने बड़े बूढ़ों की बातों को ना सीरियस लेके मानते नहीं, फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो जो चीजें वो बताते हैं ना वो बिल्कुल सही थी, वो मुझे आज समझ में आया यहाँ पर।
कि मुझे वो चीजें जो हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, किया करते थे, वही एक्चुअली आयुर्वेद है, और कुछ आयुर्वेद नहीं है। है ना? सिर्फ आयुर्वेद सिर्फ दवा गोली नहीं है। आपके पूरे जीवन का, आपको कैसे रहना है, सोना, जगना, हंसना, बोलना, बातें करना, सब आयुर्वेद है ना? तो वही चीजें जो हमारे दादा परदादा किया करते थे, वही हम कर रहे हैं आजकल, यहाँ पे आके कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस ये है कि उसको थोड़ा साइंटिफिकली समझ समझ के कर रहे हैं। है ना? और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारे बड़े बोल रहे हैं आंख बंद करके फॉलो कर लो, वो भी हो जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग ज्यादा चलता है ना पढ़ने के बाद। उन्हें हम सोचते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें पता नहीं है। हम पढ़ गए ज्यादा, हमें ज्यादा पता है। तो वो चीज भ्रांति सारी खत्म हुई है यहाँ पे आके। तो चीजों को कैसे करना है, अब बच्चों को पहले से ज्यादा हेल्दी रख पा रही हूँ। है ना? वरना मेरे बच्चों को ऐसी बीमारी हुई है कि अगर मैं शायद यहाँ नहीं होती ना, तो आज मैं डिप्रेशन में, डबल ट्रिपल डिप्रेशन में पहुंच गई होती और अपने बच्चों की भी हेल्थ खराब कर चुकी होती है अभी तक। है ना? आपको तो पता ही है उसे क्या हुआ है ना? तो थैंक्स टू डॉक्टर नेचर, जो और क्लब चैतन्य जीवन, जो हमें जीने का एक तरीका सिखा रहा है, और स्वस्थ रहने का तरीका सिखा रहा है ना? सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुझे मेरी फैमिली की हेल्थ पर हुआ है यहाँ से। थोड़ा मैम वो भी शेयर कीजिए कि आप जैसे ही हम मैं मुझे लगता है पहली बार सही से मिली थी मैं आपसे जयपुर में, तो आपने अपनी बहुत सारी चीजें मुझसे शेयर की थी, वो मतलब जो ईचिंग और वो सब था, तो उसके बारे में बताइए। अभी मतलब मैं सबको बता दूं कि जो अभी मैम ने कहा ये बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल सच है। उस तरह की डिजीज अगर ये अननोन होते ना, और मेडिकल जितनी ये नॉलेज अभी ले रहे हैं, जिस कल्चर में ये हैं, तो शायद ना हमें, जब हमारे बच्चे को या हमारे घर में हमारी फैमिली को बीमारी आती है ना, तो हमें कोई राइट एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता है, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। और वहां तो मैम खुद समझ सकती थी कि उन्हें करना क्या है। उनके पास तरह तरह की गाइडेंस थी। डॉक्टर पंकज थे, मुझसे बात हुई, डॉक्टर तिवारी सर तक से इनकी बात हुई, और ये अपनी घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। और हम सब फिर से दुआ करेंगे कि प्यारा सा बेटा वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा और वो डॉक्टर नेचर का रियल हीरो बनेगा, स्टेज पे आके अपनी स्टोरी सुनाया करेगा। तो वो सब जरूर हो। और दूसरा ये कि मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपके साथ साथ क्या प्रॉब्लम थी और आज कैसे उन सारी चीजों को, थोड़ा सा हल्के से हर चीज के बारे में, क्या क्या स्किन में जो सब कुछ था। ठीक है मैम। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, तो मेरे को ना जेनेटिक प्रॉब्लम थी, एक स्किन की ड्राइनेस की। मेरी पूरी बॉडी में ड्राइनेस रहा करती थी। मुझे सर्दियों से कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता था। अक्सर हो जाता था डिहाइड्रेशन मुझे। और मेरे जो स्किन थी, है ना, उसमें इचिंग रहना, और पैरों का फटना, हाथों का फटना। हाथ पैर मेरे ऐसे रहा करते थे कि जैसे ब्रश होता है ना, आप लोग मुझे मजाक में कहते थे कि चेहरे से राज रानी और पैरों से नौकरानी। ये मुझे कहा जाता था। और मेरी एज 35 प्लस है, और मैंने कभी अभी तक अपनी जिंदगी में अपने हाथ पैरों का को इतना स्मूथ नहीं देखा था। ये मेरी पहली सर्दी गई है जिसमें मैंने अपने हाथ पैर बिना फटे देखे हैं। ये मेरी फर्स्ट सर्दी है, ये समझ लीजिए आप लोग कि बचपन से लेकर आज तक, जब से मैंने होश संभाला है अपना, जब से मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को केयर करने लगी हूँ, मतलब 10-12 साल की लड़की समझने लगती है कि उसके हाथ पैर खराब हो रहे हैं, उन्हें ठीक करना चाहिए, या 15-16 साल की समझने लगी होगी, तब से मैं अपने पैरों की घिसाई पे लगी हुई थी। दुनिया भर की क्रीम, वो तेल में मोम जलाना, और वैसलीन में पता नहीं क्या क्या मिला मिला के लगाना, ग्लिसरीन लगाना, मतलब कोई रेमेडी मैंने नहीं छोड़ी थी अपने पैरों को ठीक करने के लिए। सबसे थक गई थी। 30-35 साल बहुत होते हैं किसी चीज को ठीक करने में लगना। और शादी के बाद तो खैर इतना टाइम ही नहीं मिलता था। शादी के बाद तो नेल पेंट लग जाए वही बहुत बड़ी बात है, आप पैरों को घिसने कब बैठोगे। है ना? तो शादी के बाद तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था इनकी केयर करना, खुद ही पेडिक्योर करना, खुद हफ्ते में 1-2 बार करना। पहले तो चलता था, ऑफिस वगैरह जाती थी तो केयर कर पाती थी। और हाँ, पहले उतनी ड्राइनेस थी भी नहीं।
बहुत ज्यादा नहीं थी। ये जब बच्चे बच्चे हो गए ना, उसके बाद तो इतनी ज्यादा होने लगी कि मेरे को, मैं इसमें, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने, जब सर्दियां आई तो मैंने इनसे कहा एक क्रीम का डब्बा ले आओ, तो इन्होंने छोटा वो 200 ग्राम का डब्बा ले आते हैं, तो वो लाके मुझे दे दिया कोल्ड क्रीम का। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, बड़ी वाली लाओ। तो कह रहे कह रहे अभी इसे लगा लो, फिर देखता हूँ। तो 10 दिन में वो खत्म हो गई। कह रहे क्या करा, कह रहे क्या करा। मैंने कहा, रोटी में लगा के खा ली थी वो, और दे दो। है ना। तो पूरा आधा किलो का इतना बड़ा डब्बा आता है ना, वो मंगाती थी मैं, और वो समझ लो पूरी खत्म हो जाती थी। और वो उसमें भी 2-3 महीने मतलब स्टार्टिंग थोड़े दिन बचते थे, जिसमें एक और छोटी की जरूरत पड़ती थी, इतनी क्रीम लगती थी। और पिछले 2 सालों से पहले, 2 साल से पहले मैंने नारियल का तेल अलग मंगाया था आधे किलो, और क्रीम अलग लगाई थी, क्योंकि वो क्रीम सफिशिएंट नहीं थी। फिर नारियल का तेल भी भर भर के सोना है इनमें, बहुत ज्यादा कुछ करती थी मैं इनके लिए। और इस बार मैं आपको बताती हूँ एक चीज। ये मेरी क्रीम की एक ही डिब्बी है, और मैंने अभी दूसरी खरीदी नहीं है, और इसमें भी बची हुई है अभी। ये फर्क आया है। कहाँ मैं इतने बड़े बड़े डब्बे खाली अब करती थी। जरूरत नहीं है। ये एक ही है। इसके बाद मैंने दूसरी खरीदी ही नहीं। नहीं तो मेरे को भर भर के तो चेहरे पे, भर भर के हाथ पैर पेट वेट पूरी बॉडी पे लगानी पड़ती थी, और रात में अपने पैरों में लगानी पड़ती थी। दिन में नहीं लगाती थी क्योंकि मिट्टी चिपकती थी, तो फिर रात में लगाती थी, लेकिन वो फिर भी चिपक जाती थी क्योंकि चिकना चिकना रहता था ना। और ये भी आई थिंक कितने ग्राम की है ये 100 ग्राम की है। ये 200 25 की भी ग्राम नहीं की है ये। होगी। ये सिर्फ 100 ग्राम की है, और अभी बची हुई है ये। हम्म। लग रहा है अगली सर्दी में चली जाएंगी इससे। अब नहीं जरूरत पड़ेगी, अगली बार जरूरत अब नहीं। नहीं जरूरत, हाँ अब नहीं जरूरत पड़े, अब तो थोड़ी से में काम चल जाता है। हम्म। और पहले जब मैं लोगों को थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के देखती थी, मैं सोचती यार कैसे इनका रह जाता है ये, मेरे को तो जब तक भर भर के ना ये लगाओ तब जादू तक चैन बताइए, नहीं। जादू क्या किया आपने, क्या क्या खाया पिया, क्या किया ऐसा? कुछ तो अलग किया होगा ना इस बार। हाँ मैम, बहुत कुछ अलग किया। एक तो सबसे पहले, जब से मैं तिवारी सर से मिली हूँ यहाँ पर, मुझे वो, सच में वो ग्रेट इंसान है। मैं उनकी भक्त समझ लो, फैन समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो, मैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी भक्त हूँ। उन्होंने अगर ये कह दिया ना कि घास खा लो और इससे आपको फायदा है, मैं खा लूंगी। ठीक है। हाँ, मुझे उन पे इतना आंख बंद करके भरोसा है कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये जाके जहाँ वहां पे वो जो घास लगी हुई है उसे खा के आ जाओ, आप ठीक हो जाओगे, मैं खा लूंगी और मैं ठीक हो भी जाऊंगी। वो इंसान ऐसे हैं मेरे को, मतलब जब से मैं उनसे मिली हूँ, उनके 2-3 महीने, जब तक मैंने उन्हें जाना समझा, जब से वो मुझे समझ में आए हैं, तब से मैं जो जो वो प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं ना, मैं सब लेती रहती हूँ। सब खाती रहती हूँ अपने आप ही। तो मेरे पैरों में जो मेरी ड्राइनेस को खत्म करने के लिए उन्होंने ही बताया था शायद, आंवला रस मैंने बहुत पिया है ना, आंवला रस, बीट बार्ले, सी बकतोन, है ना, और ये एलोवेरा, और जो अपनी जो फुट केयर क्रीम है, वो वो भी अभी बची हुई है, वो भी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। इट इतने मीन्स में ही मैं, कि मैम आपने 3 चीजें बताई पीने वाली, और जी लगाने की मैम, सिर्फ एक छोटी सी, हाँ सिर्फ एक यानी छोटी कि सी। आपको जो चेंजेस आए वो अंदर से आए। अंदर से आए हैं वो, हाँ। क्योंकि वो जो चेंजेस थे वो सिर्फ क्रीम तो मैंने सिर्फ पैरों पे लगाई है ना, बाकी पूरी बॉडी पे तो नहीं लगाई वो। लेकिन मैं वो कोल्ड क्रीम तो पूरी बॉडी पे लगाती थी। इवन नहाने के बाद भी, मैं नहाने पे भी सरसों का तेल लगाकर उसके बाद इसे लगाती हूँ। ये हाल था, मैं गर्मियों में भी सरसों का तेल यूज करती हूँ नहाने में। सर्दियों में तो करती ही हूँ, गर्मियों में भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, अब तो वो मेरी हैबिट पड़ गई है, तो अब तो मैं उसे करती ही हूँ। बट हाँ, क्रीम खत्म हो गई, क्रीम मैंने इस बार पूरी बॉडी पे नहीं लगाई है ना। तो वो आंवला जूस हो गया, उनका व्हीट बार्ले हो गया, और एलोवेरा डिटॉक्स है, एक प्लेन एलोवेरा है, बेरी जूस मैंने पिया है, सी बकतोन मैंने पिया है, अभी कल्प अमृत भी पीती हूँ मैं इनके बहुत सारे हाँ, और अश्वगंधा खाती हूँ, क्लोरोफिल की टैबलेट्स खाती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें खाती रहती हूँ। तो इन्हीं से मुझे रिजल्ट आते हैं। और मेरे को एक और प्रॉब्लम है, मुझे ना थोड़ा ये, या तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी भी वजह से ना वीकनेस बहुत आ जाती थी बॉडी में। तो पहले तो चक्कर वक्कर सब आ जाते थे,
है ना, ब्लड कम होता था। ब्लड तो इस बार भी कम हुआ है, लेकिन वो चक्कर आना, गिर जाना, बिल्कुल होश ना रहना, वो चीज नहीं हुई है। ब्लड तो कम हुआ है, लेकिन वो चीज नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक आध साल बाद ना वो चीज भी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मेरी, है ना। और मेरे हस्बैंड को भी यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उनका बीपी हाई रहता था, है ना। उन्होंने कई बार टेस्ट भी कराया था, मेडिसिन भी ली थी, पर उनका ना रूट ऑफ कॉज समझ में ही नहीं आ रहा था कि बीपी हाई रहता क्यों है। तो यहाँ का जो हेल्दी हेल्दी हार्ट लिया है, तब से उनका बीपी भी नॉर्मल चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, है ना। उनके पेट में जो फूलापन और ये सब रहता था, वो सब कुछ ठीक है, अच्छा है। तो मैं तो विद फैमिली इसको यूज करती हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे पास इस चीज के। और साथ में जो बहुत अच्छा मैम। बिजनेस चल रहा है, मैम और जो टाइम भी बहुत हो गया, लेकिन 1 मिनट भी हम मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आया है सारा कुछ सुनने में। ये थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, आप बोल रहे थे आपको पढ़ने पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता था। तो अभी अभी मैं देखती हूँ आपको ना, आप अक्सर मीन्स ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता नोट्स वोट्स बनाते हैं या नहीं, लेकिन आप बड़े मन से पढ़ने और चीजों को सीखने में लगे हुए हैं। तो उसमें उस वाली ममता में और इस वाली ममता में क्या फर्क आ गया है? क्यों आप मतलब मजा आता है क्या पढ़ने में अभी? हाँ मैम, मजा आता है, बहुत मजा आता है, आप क्योंकि जब लिखते सर हो? की बातें आप नोट्स हैं। बनाते हो क्या? आपने अपने हाँ, आप नोट, तो लिखने विखने में पढ़ने में कोई मजा नहीं आता था, अभी क्या चेंजेस आया उस आदत में? जो सर ने जो बुक्स जो मुझे रिकमेंड की हुई है, मतलब हम सबको ही रिकमेंड करी है, उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। और क्या है ना कि रियलिटी समझ में आ रही है उससे, है ना। आपको जब कुछ हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, आपको सच्चाई समझ में आ रही है कुछ, है ना। और जो आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियर है आपकी लाइफ के लिए, आपके मतलब पूरी पूरी जिंदगी के लिए जो बेनिफिशियर है, उसको आपको पढ़ने में मजा क्यों नहीं आएगा? उसको तो आएगा ना पढ़ने में मजा। बहुत तो बढ़िया। अब तो मैं करती हूँ रीडिंग वगैरह। तो अभी आप कह रहे थे मुझे एग्जाम एग्जाम देने में मजा नहीं आता था, तो क्या अभी इस एज में आप कुछ पढ़कर कहीं पे कोई एग्जाम कुछ, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें तो टीपी तिवारी सर ने जब आपको सजेस्ट किया तब ली आपने, तो फिर भी जैसे आप बता रहे हैं पढ़ते लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम या कुछ पढ़ना कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं आप? जी मैम, मैंने यहाँ से वेलनेस कोच का जो सर्टिफिकेशन लिया है, 5 से 6 सर्टिफिकेट है मेरे पास अभी। मैं हर महीने एग्जाम देती हूँ इसका, मतलब करती हूँ उसके, पढ़ती हूँ और करती हूँ, एग्जाम देती हूँ इसका। मेरे पास 5 से 6 सर्टिफिकेट हैं अभी। और अमेजिंग। फ्रेम तो मैंने अभी एक ही कराया है, बाकी सारे उसमें है। मैं सोच रही हूँ जब मैं अपना बड़ा वाला सेंटर खोलूंगी ना, तब सबको फ्रेम करा करा के लगा दूंगी। जल्दी से मैम, उसमें देरी मत करिए, जल्दी लगवाइए। इतने सर्टिफिकेट इतने कम टाइम में अगर आपने लिए हैं तो ये भी अभी आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे इस चीज में, तो वो जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आपके बच्चे की लाइफ में आप हेल्थ ले आए, अपनी लाइफ में हेल्थ ले आए, हस्बैंड को भी आपने बताया, क्या कुछ ऐसे लोग आपकी इस पूरे 1.5 साल में ऐसे लोग भी आए जिनकी जिंदगी में आप हेल्थ लेकर आए हैं? उनके बारे में हाँ कुछ मैम। बताइए। जी मैम, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं। ओबेसिटी में रिजल्ट है मेरे पास, है ना। और वाइट डिस्चार्ज में रिजल्ट है, पीसीओडी में रिजल्ट है, शुगर में रिजल्ट। एक आंटी तो शुगर से बड़ी परेशान थी, उनके इंसुलिन लगते थे मैम, पेट में इंसुलिन। और मैंने अभी आज तक नहीं सुना किसी का कि बंद हुए हों, है ना। और अभी जब दिसंबर, नहीं, अभी ये फरवरी में उन्होंने 8-9 फरवरी को उन्होंने अपना टेस्ट कराया था HbA1c का। तो उनका जो टेस्ट आया, उसमें जो HbA1c आया है, 6.7 आया है ना। और उनके मतलब पंकज सर ने बताया है कि 1-2 महीने बाद इंसुलिन बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, वो बहुत खुश है इस चीज को लेकर कि चलो ये इंजेक्शनों से छुटकारा मिलेगा। पहले बहुत बड़ी। कितना आता था HbA1c? HbA1c मैम उनका 8.7 था, कितने लेकिन दिन इसमें पहले? भी उनके इंसुलिन लग रहे थे, क्योंकि उनको ना दवाई खाते खाते 12 साल हो चुके हैं। ओहो, 12 साल, और अभी ठीक आ गया है HbA1c? हाँ, ठीक आ गया है, 5 महीने में 6ठा महीना चल रहा है ये। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा रहे। और मैम स्टार्टिंग के 3 महीने में उन्हें रिजल्ट नहीं था कुछ भी,
है ना। और बिल्कुल होपलेस हो गई थी, मेरे से भी कह रही थी तूने कहा था 3 महीने में ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा आंटी मैंने ठीक होने की नहीं कहा था, मैंने कहा रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैंने उन्हें काफी तरह से समझाया, मैंने कहा आंटी कभी कभी D3 कम होता है, कभी B12 कम होता है, आप एक बार पंकज सर से बात कर लो, वो आपकी बातों से समझ जाएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, वो फिर आपको बता देंगे, आप उनके कहने से करना। मैंने उनको कितना कितना समझाया, फिर मैंने पंकज सर से ही बात कराई। पर हाँ, आंटी की ये बात माननी पड़ेगी कि उनके नेगेटिव रिजल्ट के बाद भी उन्होंने हमारे प्रोडक्ट नहीं छोड़े और मुझ पे विश्वास बनाए रखा और वो लेती रही। और फिर जब उन्होंने टेस्ट कराया ना 3 महीने बाद, फिर उनका आ गया रिजल्ट, अच्छा आया फिर उनके पास। तो ये भी पेशेंट की भी बहुत अच्छी बात होनी चाहिए कि वो अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो उनकी बात मानी जाए, है ना, क्योंकि बॉडी टू बॉडी अलग अलग होती है, रिजल्ट भी अलग आते हैं। तो अगर आप ये सोचो उसको 2 दिन में आ गए, मुझे 5 दिन में नहीं आए, तो ये आपकी बॉडी में ज्यादा कमी है इस वजह से नहीं आए, है ना। हम्म। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, और उन्होंने समझी उस बात को। वो अपनी इंसुलिन से ज्यादा परेशान थी, तो मैंने हमेशा उनको एक साथ, मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा, जब उनका रिजल्ट आया था ना, मैं उनके घर जाकर बैठी, उनसे बोला, मैंने कहा आंटी रिजल्ट, कह रहे क्या फायदा तेरी दवाइयां खा के, ये देखियो इतना का इतना ही आया। ओ भाई साहब, मेरा मैं भी सोच रही हूँ, मैंने कहा यार 1% भी कम नहीं हुआ, क्या बोलूं मैं इनसे। लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, शरीर में कोई अंतर लग रहा है? कह रही हाँ, अब मुझे थकान नहीं होती, मुझे ये नहीं होता। मैंने कहा आंटी बस खाती रहो प्लीज, आंटी खाती रहो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं आना, अगले बार तो जरूर आएगा। जैसे तैसे उन्हें समझाया, तो फिर इस कैसे बार वो रिएक्शन बहुत था खुश है, इस बार उनका? बहुत खुश है वो। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा। हाँ, और इस बार बहुत खुश उनके है। लिए भी सब लोग प्रे करेंगे हम लोग कि वो हेल्दी रहें। और जितनी मेहनत, पता है बहुत मेहनत करते हैं आप लोग अपनी क्लाइंट पर। वेलनेस कोच का मतलब यही है, एक एक इंसान को कोचिंग देना, उसको मॉनिटरिंग हम्म। करना। तो उन पर रिजल्ट आया, वो बना रहे, वो हेल्दी रहें। और टाइम तो बहुत हो गया है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि सारे लोगों को पूरे टाइम बहुत मजा आया होगा। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी। मैं आपके मीन्स वेलनेस सेंटर पर गई हूँ। अ, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की है ना, एक तो सबसे पहले थैंक यू इसके लिए, आपने हम लोगों से सारी चीजें शेयर की, अपनी पर्सनल बातें शेयर करना ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जैसे मैम ने बताया था कि वो बहुत चुप चुप हो गए थे एक टाइम में, अपनी फैमिली में इतने बिजी थे कि जो भी उनको ऑर्डर मिलता था वो सारा काम करते थे, और थोड़ी सी निगेटिव वाइब्स, मतलब अपने आप ही जैसे होता है ना, हम जिस वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो अच्छी चीजें भी हमें गलत लग रही होती हैं। उस तरह में ही एक 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 कह सकते हैं होम मेकर, जो सिर्फ अपने होम के लिए जी रही थी, अपने घर के लिए जी रही थी, उसने अपने घर में ही वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया हुआ है। और मैम ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। एक फीमेल इस काम को कर रही हैं, और इतने मन से कर रही हैं। चीजों को लिखते हुए देखते हैं हम आपको, आपके नोट्स, आपके लिस्ट, और ये सब हम देख रहे हैं आपको। तो आपको क्या लगता है कि एक मैं चाहती हूँ सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि आप इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतना बैक में सब कुछ लेकर आते हुए कैसे वेलनेस सेंटर को रन कर पा रहे हो, कैसे? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पिंकी मैम तो आपको 100% जानती होंगी, लेकिन आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको मतलब डेली बेसिस पर मैम ने वो कंसल्टेशन लिया है, इतना काम किया है। तो जो नए लोग आ रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, कैसे आप फीमेल्स तक पहुंचते हो, कैसे लोगों तक पहुंचते हो, कैसे अपने वेलनेस सेंटर को रन कर पा रहे हो, ये थोड़ा सा शेयर कीजिए। क्या करना होता है स्टार्टिंग में बिजनेस में, इस तरह से आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा लोगों को समझ में आएगा। मैम वैसे पता है क्या, ये जो हमारा बिजनेस है ना, इसमें बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा आपको बहुत मेहनत की और बहुत उस चीज की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे बातें कर रहे हैं ना, देखो ये बातें हम पहले भी करते थे, है ना, लेडीज से मिले, कोई अपनी परेशानी बता रहा है, कोई आप दूसरे को बता रहे हो, है ना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम पहले भी देते थे, पहले, पर पहले हम हवा हवा में देते थे, उसका कोई सटीक आधार नहीं था हमारे पास कि इससे तुम ठीक हो ही जाओगे। अब मान लो किसी को खांसी हुई, तो हम कहते थे कि तू एक काम कर, अजवाइन खा ले, या फिर एक काम कर शहद में वो करके खा ले। पहले भी करते थे हम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है
कि हम आज पहली बार किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं। ऐसा हम पहले भी करते थे, लेकिन आज हम ना एक सटीक इलाज बता पाते हैं, है ना। अपने ही लोगों को एक रीजनेबल प्राइस में आप जानते हो कि किस किस को व्हाइट पानी की प्रॉब्लम है, किस किस को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। आपको पता है, आपके गली मोहल्ले में पता है आपको किसको क्या प्रॉब्लम है। बस आपको उनको सोल्यूशन तो ही देना है जाके, और कुछ भी नहीं करना। आपको बस उनसे बात करनी है कि आपको, जैसे अब मैंने खांसी का बोला तो आपको उसको शहद हल्दी ना बता के बासामृत बता देना है कि आप ये ले लो, है ना। और जैसे आपको व्हाइट पानी के लिए भी हम, अब देखिए ये ना हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम सुनते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम कुछ नई नहीं होती है। हम तो हमने कहीं ना कुछ ऐसा सुना होता है सारा, हम उसे कुछ ना कुछ तो सजेस्ट कर ही देते हैं, है ना। तो और हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है कोई भी। अगर हम बालों के झड़ने के लिए कहते हैं तो हम कह देंगे कि थोड़ा सा कुछ वो मेथी लगा लो तेल में भिगा के, या कुछ भी सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो हम बता देते हैं, है ना। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा सटीक सॉल्यूशन है कि हमें पता है कि इसको करने से तो 100% ठीक हो ही जाएगा। तो बस यही हमारा काम है और यही हमारा बिजनेस भी है। तो मैं तो कहती हूँ ये मेरे लिए तो सच में वरदान बिजनेस है। मेरे को तो चाहिए था कुछ ऐसा कि जो मैं अपने घर के काम निपटाने के बाद 2-4 घंटे में कुछ ऐसा अच्छा कर पाऊं कि जिससे मैं अपनी खुद की तो सेल्फ डिपेंड तो मैं रहूं रहूं, साथ में मैं हस्बैंड को भी सपोर्ट कर पाऊं। तो इसमें भी जो डबल टाइप की जो इनकम है ना, एक इनकम मेरे पास रहती है और एक इनकम मेरे हस्बैंड के पास रहती है। तो ऐसा चलता है हमारा। लेकिन अभी हस्बैंड की इनकम और बढ़ानी है मुझे। अभी उनकी थोड़ी कम आ रही है, उनकी बढ़ानी है, मेरी वाली तो अच्छी आती है मेरे पास। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और हम्म। बहुत बहुत ही मजा आया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा है आपके साथ, सारी चीजें आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए हम आप सारे लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सारे लोगों का भी मैं कहूंगी, क्योंकि बहुत काम छोड़कर मुझे बीच में 2 मैसेज आ चुके हैं मैम, कॉल मतलब बात करानी है, तो सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबके का टाइम बहुत कीमती है। तो आप हमारे साथ में बने रहे, उसके लिए सबका थैंक यू करते हैं। सोनी मेहरा मैम, प्लीज वेलकम। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी कुछ मैम के लिए, या मैम से क्वेश्चन, या मैम के लिए कुछ बोलना चाहेंगी, तो प्लीज वेलकम। पहले तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा थैंक मैम यू का मैम। कॉन्फिडेंस को मिला। वैसे तो मुझे पता है आप एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक वर्किंग लेडीज भी हो। और बहुत कुछ मुझे भी आपके अंदर जो मैं कुछ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है आप मेरी कहानी बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी छवि आपके अंदर दिखती है। मैं भी अपने लाइफ को, अपने ड्रीम को लेके काफी पॉजिटिव थी। लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद लगभग 8 इयर्स मैं घर में ही रही। घर के काम में जो अपना सिलाई हुआ वो सब किए। हमेशा डे वन से चाहती कि हस्बैंड के लिए भी कुछ हेल्प करूं। लेकिन फिर वही बात होती है ना कि हस्बैंड को सोचते हैं कि ये क्या करेगी, तुम घर संभालो। तो मैम मुझे आपसे एक सवाल है कि जैसे आप बता रहे थे अपने जर्नी के बारे में, आप इतने चुप चुप भी रहते थे, है ना। और बच्चे देखो आपके भी हैं। तो कैसे आपने इन सब चीजों को आप मैनेज किए? क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज से आज मिलती हूँ, और अभी भी ग्रुप में है वो सब, तो कहती है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। सुबह होता है, बच्चों को लंच देना, उसको विदा करना, फिर आते हैं उसको लाना ले जाना, फिर शाम की चाय डिनर, मतलब ऑलवेज बिजी टाइम होता है। तो ऐसे में आप भी बिजी थे, तो आपने कैसे इस बिजनेस में इतनी अच्छी इनकम ली है? तो मैं चाहती हूँ इस पे आप एक अपनी लाइन कुछ भी ऐसा मैसेज दे, ताकि जो हमारी फीमेल है समझे। हाँ, मैं इस बात पे ना एक चीज आप सबको कहना चाहूंगी कि घर के में अगर लेडीज कुछ काम नहीं कर रही होती, सिर्फ घर का काम कर रही होती है ना, तो उसको वाकई में टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसे घर के A to Z सारे काम करने होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कुछ लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा करना शुरू कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली फैमिली ना उसमें सपोर्ट मोड में आ जाती है। आपके कुछ काम वो अपने ऊपर ले लेती है, अपने कुछ काम आपको देने से रोक लेती है।
है ना। जैसे कि अ, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ सबके लिए, लंच वंच सब कुछ पैक करती हूँ। तो जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मेरे हस्बैंड किचन में खड़े हो जाते हैं, लंच वो पैक कर देते हैं। ठीक है। और जैसे जब मुझे कहीं जाना होता है या फिर मेरी कहीं मीटिंग होती है, कुछ भी होती है, तो ऐसे कहते ही हैं भैया नहीं चलिए। बोला है उनको मैंने, बहुत हेल्प करते हैं वो। हाँ। और जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो कह देते हैं छोड़ दो, झाड़ू पोछा रहने दो, तुम खाली खाना खाना बना दो, आज मैं कर दूंगा। तो जब आप खाली रहते हो ना घर में, तो आपको सब यही इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बताना कि है कि झाड़ू सारे पोछा काम। करते हैं मेरे भैया। मैम पीछे से कोई आपको मैसेज दे रहा पिंकी मैम है वो इनकी पोल खोल रही हैं, वो सब जानती हैं। है। अच्छा। घर का नहीं। भेदी। हाँ। हाँ। और नहीं पता है वो जब मैं ये करती थी मैम ना। मैं भी कहना चाहूंगी, आपके हस्बैंड मतलब कुछ वाइब्स ही उन्हें देख के ही लगता है कि वो कितना आपका सपोर्ट, पीछे का सपोर्ट है। और सेम मेरे हस्बैंड भी हैं, सेम मेरी फैमिली में भी ऐसे ही हो रहा है। मैं कहाँ गुम हूं ना, वो संभाल रहे हैं सब कुछ। तो हाँ मैम, जब हम कुछ काम करते हैं ना प्रोडक्टिविटी वाला, जिसमें लोगों को दिख रहा होता है कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फैमिली अपने आप सपोर्ट में आ जाती है। और आप ये सोचो, आप घर में खाली बैठे हो तब वो आपका काम करे, तब कोई नहीं करता, है ना। तो आप अगर अपने राइट लिए मैम। मैनेज कर रहे हो, आप मतलब रोज अगर अगर आप 6 बजे उठते थे और अब आपने 5 बजे उठना शुरू कर दिया है, तो फैमिली भी देख रही है कि हाँ ये कुछ इसको काम है, इसलिए जल्दी उठ रही है, या जो भी है ना। पीछे से घर को संभालना, और बच्चे भी बहुत सारा काम कर लेते हैं अपना अपना। इवन अब बेशक वो आपका नहीं करेंगे, लेकिन अपने वाले काम आप पे नहीं थोपेंगे, समझ गए। तो उसी से आपका धीरे यस धीरे यस। करके ना टाइम टाइम निकलना, टाइम बचना शुरू हो जाएगा। और आप जब सामने से हेल्प मांगोगे ना कि ठीक है मुझे भी कुछ करना है और ऐसे ऐसे मुझे पता चला है, आप मुझे 3-4 महीने का टाइम दो, मैं भी कुछ करना चाह रही हूँ, तो आ जाते हैं लोग सपोर्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं तो वैसे भी, अब मेरे बच्चे हैं जो 8-8:30 बजे घर से चले जाते हैं, तो 9-9:30 लास्ट, हार्डली 10 बजे तक मैं अपना काम वाम खत्म करके अपने इस वाले काम पे लग जाती हूँ। तो अमेजिंग। ऐसा कुछ ज्यादा वाला मतलब मैनेजमेंट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर से सोचा हुआ है ना कि हाँ कुछ करना है। बहुत और पहले इसी काम को करने में 2 बज जाते थे। ये जो आज 10 बजे खत्म हो रहा है ना, यही वाला काम 12 बजे तक, 2 बजे तक खत्म होता था, क्योंकि हमें भी पता था कुछ करना तो है नहीं, बर्तन ही तो घसने हैं, घस लेंगे थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत बढ़िया। सोनी मैम आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और बहुत मैम आपका आंसर बहुत बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा। मैं है ना, इसलिए घर सवाल घर की पूछी ना कि कहानी। बहुत सारी हाँ, महिलाएं सच्ची कहती है, कहानी है ये। और आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिए ममता मैम, कि मेरा भी ये मानना है कि अगर एक लेडीज चाहे कि मुझे कुछ करना है, तो टाइम ऑटोमेटिक निकलता है। अभी क्या हुआ, कल होली थी, चलता है। और मैं एकाएक देखिए आशीष सर का मैसेज था ग्रुप में कि सबके जो प्रोडक्ट के नाम है वो सबके आ गए। अब मुझे कल रात से सर में इतनी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही है कि मुझे कल की ट्रेनिंग की, मुझे सारा वो तैयार करना है, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना अपना हेल्थ, ना घर के काम। हस्बैंड को भी पता है देखो, कि ये काम कर हम रहे, तो लेडीज ये चीज बहुत अच्छा बोले आपने। हम लेडीज ना अपना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। कहीं बात करने खड़े हो गए तो एक हाँ। घंटा वहीं बिता के आ जाते हैं। अगर कुछ काम करने यस। लग गए तो धीरे धीरे करके 2-4 घंटे उसी को क्योंकि हमें खुद को पता है ना और कुछ तो करना नहीं हमें। लेकिन जब हमें खुद को हम्म। एहसास होगा कि हमें ये काम करना है, इसे को जल्दी निपटा के हमें दूसरा काम करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम बच जाएगा। बस बहुत अपने बहुत अच्छी यहाँ अच्छा। सेट करना थैंक यू पड़ता है। मैम। यस जी। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक ओके। यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ममता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी चीजें हमसे शेयर की। और अभी से आप इंस्पिरेशन हैं, और यही दुआ है कि अभी तो आपको बहुत लाखों फीमेल्स की इंस्पिरेशन बनना है। थैंक यू सो मच। तो अगले हफ्ते के लिए वेट करेंगे, और फिर से हमारे साथ कोई ना कोई बहुत अच्छा सा साथी हमारा आएगा और अपनी चीजें हमसे शेयर करेगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।